कल हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट था। कैपिटल स्ट्रक्चर में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पढ़ा था हमने कि किस बेसिस पे जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं अपनी वेल्थ को बढ़ाते हैं, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं। आज हमने पढ़ना है फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। मान लीजिए किसी फर्म के अंदर कितने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होनी चाहिए, कितनी कैपिटल होनी चाहिए, वो किस बात पे डिपेंड करता है, किन बातों पे डिपेंड करता है, वो पढ़नी चाहिए। मतलब मान लो मैंने अपनी फर्म की कैपिटल डिसाइड करनी है, तो वो किस बात पे डिपेंड करेगी कि मेरी फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले कल थोड़ा सा पॉइंट पढ़ भी लिया था हमने, कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन में ये बताया गया था कि अगर एक फर्म की कैश फ्लो अच्छी है, मतलब उनके पास हमेशा लिक्विड में पैसा रहता है, तो कैश फ्लो अगर अच्छी है तो वो टाइमली अपने डेट की इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। तो उनको कौन से कैपिटल रिक्वायर्ड होती है, मतलब कौन सा पैसा चाहिए होता है, उनको डेट कैपिटल चाहिए होती है। सेकंड है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशो की बात हुई थी, एक तो इंटरेस्ट पे करना और एक मतलब इनकम मिलना, दो पॉइंट किए थे हमने। मान लो मैंने देने ज़्यादा हूँ किसी को, मैंने लोन ले रखा है, उससे उस पर 10% ब्याज देना है, इंटरेस्ट देना है। अब वो 10% देना है, लेकिन मेरी कमाई इतनी है नहीं कि मैं 10% दे सकूँ, मतलब मेरा इंटरेस्ट कवर नहीं होता मेरी इनकम से। तो जो इंटरेस्ट कवर नहीं होता तो मैं अपना जो डेट से पैसा नहीं उठाऊँगा कभी भी। तो वो देखना पड़ेगा मेरे को कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो कम होना चाहिए मेरी इनकम से। मेरी इनकम अच्छी होगी, मेरा इंटरेस्ट कम होगा, तभी मैं डेट से पैसा उठाऊंगा। इसी को इंटरेस्ट कवरेज रेशो कहा जाता है। वो भी निकाल के आपको देखनी पड़ेगी। इसका फॉर्मूला याद रखना आपको। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट। मतलब अर्निंग देखनी है मेरे को, मेरी कितनी है। ठीक है, ये फॉर्मूला ज़रूर याद करना आपको, क्योंकि ये ना एक नंबर में कई बार आ चुका है। नेक्स्ट है आपका डेट सर्विस कवरेज रेशो। डेट सर्विस कवरेज रेशो, हाँ जी, डेट सर्विस कवरेज रेशो मीन्स होता है एक ऐसी रेशो जैसे हमने अभी आईसीआर निकाला था ना, आईसीआर मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ये भी एक तरह की इसी टाइप की रेशियो होती है। डेट, जैसे डेट हम लेते हैं, डेट कौन से पैसा होता है? लॉन्ग टर्म का अमाउंट होता है, लॉन्ग टर्म का पैसा होता है जो हम बाहर से बाज़ार में से उठाते हैं, पब्लिक से उठाते हैं। तो वो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह हैं, उनके कंपैरिजन में हमें सस्ते पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे। देखो दो जगह से मेन पैसा उठाया जाता है। एक तो एक बंदा मेरे को लोन दे रहा है, एक बंदा मेरा शेयर होल्डर बन रहा है, तो मेरे को दोनों को कंपेयर करना है, कौन सा सस्ता पड़ेगा। मेरे को प्रेफरेंस वाले सस्ते पड़ रहे हैं तो वो उठा लूँगा, मेरे को डेट वाले सस्ते पड़े हैं तो वो उठा लूँगा। तो इसका कंपेयर करने के लिए कवरेज रेशो है जिसको कहते हैं डेट सर्विस कवरेज रेशो। देखो एक बार थोड़ा सा रीड भी कर लेते हैं। दिस रेशो रिमूव्स द वीकनेस ऑफ आईसीआर। दिस शोज द कैश फ्लो पोजिशन ऑफ द कंपनी. It calculated following way: DSCR प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। देखो ये थोड़े से टफ से फॉर्मूले हैं, थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट नॉन कैश एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ। जैसे हमने कैश फ्लो वाले चैप्टर में किया था ना, उसमें कई चीज़ें ऐड कर दी थी जो एक्चुअल में रिलेटेड नहीं होती। देखो एक बार डेप्रिसिएशन भी ऐड करा था, इंटरेस्ट भी ऐड करा था, नॉन कैश एक्सपेंडिचर भी ऐड किए थे, याद है? तो वही चीज़ है कैश फ्लो में। डिवाइड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस। रीपेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है, कई बार ना शेयर्स होल्डर कहते हैं जी हमने पैसा नहीं लेना, मतलब पैसा कंपनी को देना ही नहीं है, मुकर जाते हैं बीच में, तो उनको पेमेंट भी करनी पड़ जाती है कई बार। तो ये रीपेमेंट, हाँ, साथ साथ में पेमेंट करनी पड़ जाती है, कई बार होता है, रेयर सिचुएशन है। तो दिस रेशो टेल्स अस अबाउट कैश पेमेंट टू बी मेड, प्रेफरेंस डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड कैपिटल पेमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट।
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट समझते हो? क्या होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मीन्स होता है कि हमने जो इन्वेस्ट कर रखा है उस पर रिटर्न हमारा कितना है। अब ये जो रिटर्न है ना, ये अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा होगा तभी हम मार्केट में से पैसा इजीली उठा सकते हैं, तो ये भी तो ज़रूरी है। फिफ्थ है, ये भी बहुत इजी है, कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट मीन्स कितने पैसे डेट को देने पड़ेंगे। डेट को क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, तो वो इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ डेट। एक बार रीड कर लो, द कैपेसिटी ऑफ कंपनी टू टेक डेट डिपेंड ऑन द कॉस्ट ऑफ डेट। इन केस द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट कैपिटल इज लेस, मोर डेट कैपिटल कैन बी यूटिलाइज्ड एंड वाइस वर्सा। भाई ज़्यादा इंटरेस्ट होगा तो कम पैसा उठाएंगे, कम इंटरेस्ट होगा तो ज़्यादा पैसा उठाएंगे, नॉर्मल सी बात है। अब टैक्स रेट भी होता है। अब टैक्स रेट किस पे, टैक्स का भी डिपेंड करता है। डेट पे तो पैसा टैक्स कट के ही हमको फ़ायदा मिलता है ना, डेट पे तो टैक्स देना नहीं पड़ता। किन पे देना पड़ता है? डिविडेंड्स पे टैक्स देना पड़ता है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। द रेट ऑफ टैक्स अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ डेट। इफ़ द रेट ऑफ टैक्स इज़ हाई द कॉस्ट ऑफ डेट इज़ डिक्रीज। कह रहे हैं अगर टैक्स रेट हाई होगा ना तो कॉस्ट हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी। कैसे डिक्रीज़ हो जाएगी? रीड कर देता हूँ। The rate of tax affect the cost of debt. If the rate of tax is high, the cost of debt decrease. The reason of deduction interest on debt capital from profit, considering it a part of expenses and a saving in taxes. कह रहे हैं जितना आप इंटरेस्ट घटा दोगे उतनी आपकी सेविंग हो जाएगी टैक्स में। यही बात करिए कि 5 रुपये की और 3 रुपये की सेविंग हो जाती है। सेवन्थ है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। अब पैसा तो आप दोनों जगह से उठा सकते हो ना, डेट से भी उठा सकते हो और किससे भी उठा सकते हो? इक्विटी कैपिटल से भी उठा सकते हो। तो इक्विटी कैपिटल की भी कॉस्ट डिपेंड करती है, कितनी है उस हिसाब से आप उनसे पैसा उठाओगे, मतलब उस हिसाब से आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करोगे। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इट मीन्स द एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर फ्रॉम द कंपनी। कोई फिक्स थोड़ी होता है उनको पैसा देना, यह इक्विटी वालों को फिक्स होता है भी इतने तो देने ही देने, ऐसा कुछ भी नहीं होता ना। लेकिन एक्सपेक्टेशंस तो होती हैं ना कंपनी की। मान लो मैंने पैसे लगाए हैं किसी कंपनी में, मैं एक्सपेक्ट तो करूँगा मेरे को इतना रिटर्न मिले, तो वही एक्सपेक्टेशन होती हैं। इट अफेक्ट द यूज़ ऑफ डेट कैपिटल। इफ़ द डेट कैपिटल इज़ यूटिलाइज्ड मोर इट विल इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। कह रहे हैं जितनी डेट कैपिटल आप ज़्यादा करोगे ना उतनी ये कॉस्ट जो है इक्विटी कैपिटल की वो बढ़ेगी, क्योंकि सारा पैसा किन को चला जाएगा? वो डेट वालों को चला जाएगा ना वो सारा पैसा, टैक्स भी और भी। तो वो चीज़ें ध्यान रखनी है कि इक्विटी कैपिटल, अगर मान लो मेरे डेट ज़्यादा उठा रखे हैं ना, मैंने ज़्यादा इंक्रीज डेट में कर रखा है, तो मेरी इक्विटी कैपिटल पे उसका असर पड़ेगा। बस यहाँ तक थोड़ा सा याद करना है। नेक्स्ट है आपका फ्लोटेशन कॉस्ट। ये क्या होती है? फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है वो खर्चे जो आप शेयर्स वगैरह इशू करने में करते हो। कि क्या क्या इशू करने में खर्चे होते हैं? प्रिंटिंग का, ये लीगल एक्सपेंसेस, कानूनी खर्चे, बहुत सारे खर्चे हैं, एडवर्टाइजिंग, बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, वो भी आपको देखना पड़ेगा। मान लो डेट पे ज़्यादा खर्चे हैं, इक्विटी पे कम खर्चे हैं, तो वो भी आपके डिसीजन को अफेक्ट करेंगे। देखो, फ्लोटेशन कॉस्ट आर दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड वाइल इशूइंग सिक्योरिटी, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर्स, कुछ भी। दिस इंक्लूड कमीशन ऑन अंडरराइटर को कमीशन देनी पड़ती है, ये भी खर्चे ही होते हैं आपके। ब्रोकरेज, स्टेशनरी एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। जनरली द कॉस्ट ऑफ इशूइंग डेट कैपिटल इज़ लेस देन द शेयर कैपिटल। कह रहे हैं डेट कैपिटल ना जनरली सस्ते होते हैं शेयर से, मतलब डेट इशू करना क्या होता है, खर्चा कम होता है इक्विटी के मुकाबले। दिस अट्रैक्ट द कंपनी टू वार्ड डेट कैपिटल, तो इसीलिए डेट कैपिटल ज़्यादा कंपनी इशू करती है। रिस्क कंसिडरेशन, ये मैं आपको पॉइंट बता चुका हूँ, रिस्क इसमें ज़्यादा होता है। ऑपरेटिंग रिस्क और बिजनेस रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क क्या होता है? ऑपरेटिंग रिस्क का मतलब होता है आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। दिस रेफर्स टू द रिस्क ऑफ इनएबिलिटी टू डिस्चार्ज परमानेंट ऑपरेटिंग कॉस्ट, रेंट ऑफ बिल्डिंग, पेमेंट ऑफ सैलरी, इंश्योरेंस, इंस्टॉलमेंट्स एक्सेट्रा। ये परमानेंट होती है इंस्टॉलमेंट, आपको डेट को तो देनी पड़ेगी, उनके बिना तो काम चलेगा नहीं। फाइनेंशियल रिस्क कौन से होते हैं? दिस रेफर्स टू द रिस्क ऑफ इनएबिलिटी टू पे फिक्स्ड फाइनेंशियल पेमेंट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, प्रेफरेंस, डिविडेंड, रिटर्न, डेट
एज पर प्रोमिस्ड बाय द कंपनी। तो आपको ये दोनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अच्छा, ये कौन से जो आपके डिवेंचर पेमेंट है वो कौन से रिस्क में आएगा? फाइनेंशियल रिस्क में अंदर। जो आपने डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करनी है ना, वो आपकी फाइनेंशियल रिस्क में आएगा और डिवेंचर होल्डर को ही पेमेंट करनी है। ये देखो नीचे थोड़ा सा लाइन पढ़ने वाली है। द टोटल रिस्क ऑफ द बिजनेस डिपेंड ऑन द बोथ दिस टाइप ऑफ रिस्क। इट इज़ ऑपरेटिंग रिस्क इन द बिजनेस इज लेस, द फाइनेंशियल रिस्क कैन बी फेस्ड विच मीन्स द मोर डेट कैपिटल कैन बी यूटिलाइज्ड। कह रहे हैं फाइनेंशियल रिस्क कब बढ़ेगा? जब हमने ज़्यादा पैसा डेट से उठा रखा हो। नॉर्मल सी बात है। फाइनेंशियल रिस्क कौन सा रिस्क होता है? डेट कैपिटल वाला रिस्क है। वो रिस्क हमारा ज़्यादा बढ़ जाएगा, हमको ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी टाइम टू टाइम। इस साल नहीं करनी पड़ेगी तो अगले साल करनी पड़ेगी, पेमेंट तो हमको करनी पड़ेगी। तो वो भी आपको देख के चलना पड़ेगा। ये चीज़ भी, ये रिस्क भी आपकी डिसीज़न को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि हमारी फर्म के अंदर जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो फ्लेक्सिबल हैं या एक जैसे हैं, फिक्स्ड हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी फेयरली फ्लेक्सिबल। टाइम टू टाइम हम डेट भी इशू कर लेते हैं, शेयर्स कैपिटल भी इशू कर लेते हैं, बहुत कुछ इशू कर लेते हैं, फिर बदल देते हैं अगले साल। मतलब हमारी फर्म पुराने किस चीज़ को उठा के आ रही है? भाई हमारी फर्म शुरू से ही ऐसी है, कभी कुछ कहीं से पैसा उठा लेती है, कभी कहीं से पैसा उठा लेती है। कभी कभी ऐसा होता है कई फर्में एक ही जगह से पैसा उठाना, बस शेयर इशू करेंगे हम तो चाहे कुछ हो। वो होता है फिक्स्ड टाइप का। फ्लेक्सिबल है, बढ़िया है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी फेयरली फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स दैट इफ़ नीड बी अमाउंट टू बी कैपिटल इन बिजनेस कुड बी इंक्रीज और डिक्रीज ईजिली। आप उसको घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन बिजनेस इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ डेट कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कम करना तभी पॉसिबल है जब आपने डेट से पैसा उठा रखा हो या प्रेफरेंस से। इक्विटी वालों को तो पैसा वापस देना ही नहीं होता, तो आप ना कम कर सकते हो। हाँ, बाय बैक का सिस्टम कर सकते हो, वो अलग चीज़ है। किस में आप अपनी कैपिटल को कम कर सकते हो? सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स में और डेट में। अब 11वां पॉइंट आ गया कंट्रोल। ये पॉइंट आपने पढ़ा हुआ है। आप कंट्रोल भी देखना चाहते हो कि हमारी फर्म कंट्रोल, आपकी फर्म का कंट्रोल किस पे होगा? अब देखो नॉर्मल सी बात है, इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ओनर, वो तो अपना कंट्रोल रखेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी शेयर इशू करोगे, ज़्यादा कंट्रोल होगा आपकी फर्म पे, मतलब बाहर के लोगों का। अगर आप डेट कैपिटल इशू करोगे, मतलब डेट कैपिटल से पैसा उठाओगे, तो उनका कंट्रोल नहीं होता। डिवेंचर होल्डर थोड़ी कंपनी के मालिक होते हैं, वो थोड़ी आपको कहेंगे कि हम अपनी आपकी फर्म में आके आपका बिजनेस चलाएंगे, नहीं। इक्विटी वाले उठा कह सकते हैं, वो भी सारे नहीं, कुछ एक।